नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, आपको इस मेहनत का परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जितनी मेहनत हम करेंगे उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, चलिएगा। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, आप कहेंगे सर संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, ठीक है जी, संविधान के स्रोत आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भैया अच्छे से सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। पॉलिटी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। संविधान के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और उम्मीद है कि इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। कि सर जब हमारा संविधान बन रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो नियम समिति थी, संचालन समिति थी, इनको ये निर्देश दिए गए कि आप विश्व में जो सबसे अच्छे संविधान हैं उनकी एक सूची तैयार करिए, एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद आप ये बताइए कि किस देश से क्या कितना कुछ लिया गया है। तो आप लोग मुझे बता देंगे कि सर 60 देशों की सूची बनाई गई, जिसमें से 10 देशों को चुना गया। कितने देशों को चुना गया है? 10 देशों को चुना गया था। तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा सभी साथी, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो आप कहेंगे सर 60 देशों की सूची बनाई गई। क्या किया गया? 60 देशों की सूची बनाई गई, ठीक है। सूची, 60 देशों की सूची यानी कि लिस्ट बनाई गई। क्या किया गया भैया? लिस्ट बनाई गई। और जब लिस्ट बनाई तो भैया इसमें से बनाई गई, लेकिन 60 देशों के संविधानों से केवल 10 देशों को चुना। केवल, आप कहेंगे केवल 10 देशों के संविधानों को चुना। 10 देशों के संविधानों को चुना। केवल 10 देशों से ही भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ प्रावधान लिया गया है। संविधानों से से या 10 देशों के संविधानों को चुना, ठीक है। कितने? तो सेलेक्ट 10 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि सर जो 7-10 देश हैं वो कौन कौन से हैं? आप कहेंगे जैसे कि सर ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने कुछ लिया है। अमेरिका है, कि हमने अमेरिका से भी कुछ ना कुछ लिया हुआ है, अमेरिका है। आप कहेंगे सर फ्रांस है, कौन सा है? फ्रांस है, ठीक है। रूस है, आप कहेंगे सर रूस है। जर्मनी है, क्या होगा? जर्मनी होगा। आप कहेंगे सर जर्मनी हो जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी। आप कहेंगे सर आयरलैंड होगा, कौन सा हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जापान हो जाएगा, क्या होगा? जापान हो जाएगा। आप कहेंगे सर कनाडा हो जाएगा, कौन सा? कनाडा। और आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका होगा, क्या होगा? साउथ अफ्रीका। तो इन देशों से, जो इन देशों के सबसे बेहतरीन प्रावधान थे, जो इनके स्पेशल प्रोविजंस थे, उनको भारतीय संविधान में ले लिया गया। यानी कि इन देशों से कुछ ना कुछ लिया है। इन देशों से भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान शामिल किए गए, और यही कारण है अमेरिका। ओहो, अमेरिका लिख दिया मैंने, अमेरिका। क्या हो जाएगा जी? अमेरिका। आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका लिख दिया था, ठीक है, माफी चाहूंगा। अब बात यह है कि सर इसी कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था?
डॉक्टर अंबेडकर, आप कहेंगे सर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा, ने भारतीय संविधान को क्या कहा था, भारतीय संविधान को क्या कहा है, आप कहेंगे सर इसी कारण अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा, या उधार लिया हुआ, उधार लिया हुआ, ठीक है, उधार लिया हुआ या उधार का थैला कहा, क्या कहा जी, आप कहेंगे सर उधार का थैला, तो ये सारी चीजें थैला कहा, तो यहां तक आप लोग लिखेंगे उधार का थैला कहा, यहां तक आपने पढ़ लिया। चलिए सिंपल सी चीजें थी, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए होंगे। अब आप लोग मुझे बताइए क्या यहाँ तक ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए कि भैया हमने भारतीय संविधान में कितने देशों से भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस लिए हैं, तो आप कहेंगे सर हमने कहाँ से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से, जर्मनी से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, तो इन देशों से लिया। इसी कारण अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ थैला कहा। चलिए अब बात करते हैं सर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आप कहेंगे सर सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, आप कहेंगे सर सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह सकते हैं सर बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा, सिंपल सी चीजें हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि सर सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935, कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम कह लें, भारत शासन अधिनियम कह लें, अधिनियम 1935, ठीक है जी, जिसे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि सर ये हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ये जो था, जो ये है भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से हमने भारतीय संविधान में क्या किया है कि सर जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम से क्या किया गया, लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में ऐसे ही शामिल कर लिए गए, ठीक है। आप कहेंगे सर इससे क्या किया गया था, तो आप कहेंगे सर इससे भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, भारतीय संविधान में क्या किया गया, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। संविधान में लगभग 250 आर्टिकल्स, आप कहेंगे लगभग कितने भैया, लगभग 250 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, 250 अनुच्छेद आर्टिकल भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद शामिल किए गए, कितने भैया, 250 अनुच्छेद शामिल किए गए, तो क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे किए गए। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए जीआईओ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। चलिए तो भारत का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। जीआईओ की फुल फॉर्म लिख दूं क्या मैं, जीआईओ, आप कहेंगे सर जीओआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, जीआईओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसको हम लिखते हैं जी GOVERNEMENT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इंडिया एक्ट, ठीक है।
इसकी फुल फॉर्म ये बन जाती है, ठीक है, GOI की फुल फॉर्म बन जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या यहां तक आपने लिख लिया? अब मैं भारत शासन अधिनियम 1935 में लगभग 321 अनुच्छेद थे, क्या वो सभी लिए? नहीं। कितने लिए? 250 अनुच्छेद लिए। अब इन 250 अनुच्छेद में क्या मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा? नहीं, केवल महत्वपूर्ण चीजें ही बताऊंगा, केवल महत्वपूर्ण चीजें ही बताऊंगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे सर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। चलिए यहां पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये आप लोग भैया लिखिएगा, यहां तक हम लोग लिख लेंगे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कि सर ये जो है सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। अब यहां से हमने क्या क्या लिया है, यहां से हमने क्या क्या लिया है? आप कहेंगे सर हमने यहां से लोक सेवा आयोग की व्यवस्था ली है, UPSC कि सर संघ लोक सेवा आयोग की जो व्यवस्था है वो कहां से ली है? आप कहेंगे सर संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कि भैया ये जो व्यवस्था है ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, UPSC। अब आप कहेंगे सर इसे हमने इसमें शामिल कर लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी, UPSC की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोग बताना कि सर UPSC की जो स्थापना की गई थी, यह स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, लेकिन इसे संविधान में 1919 से नहीं लिया, इसे 1935 से लिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना हो गई थी, आप कहिएगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1919 के द्वारा। आप कहेंगे सर 1919 के द्वारा, 1926 में ली आयोग की सिफारिश के, 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर, ठीक है जी, सिफारिश पर इसकी स्थापना कर दी गई। चलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। चलिए अब बात आती है कि सर ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो हमने पढ़ लिया, जिसे हमने भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसको शामिल किया है। आप कहेंगे सर ये हमने पढ़ा, हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे कि सर और हमने क्या पढ़ा है। आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर पढ़ा है कि भैया प्रशासनिक व्यवस्था, कि सर जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? प्रशासनिक व्यवस्था। अब आप लोग मुझे बताइए प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था की, तो आप कहेंगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, जैसे कि जिले में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसका नाम है DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं कि भैया उसके बाद वो SDM हो जाएगा जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखेंगे। अच्छा पुलिस व्यवस्थाओं को देखने के लिए सबसे बड़ा अधिकारी होता है SP, ठीक है, SP IPS, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां बनाकर किया जाएगा, कि भैया शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया जाएगा। शक्तियों का
विभाजन 3 सूचियों द्वारा। आप कहेंगे सर विभाजन, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां या शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में, शक्ति के वितरण की 3 सूचियां बनाई गई। शक्ति के वितरण की 3 सूचियां, ऐसे लिख लिए, शक्ति के वितरण की 3 सूचियां, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसको सूचियां लिखना, सूचियां हमने यहां पर पढ़ना है। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएंगे भैया इसका क्या होगा? आप कहेंगे सर थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, थ्री लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक, कोई दिक्कत? यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, 3 सूचियां बनाकर, 3 सूची कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अब ये सारी व्यवस्था हमने पढ़ ली। संघीय व्यवस्था भी यहीं से ली गई है। संघीय व्यवस्था हालांकि कनाडा पर आधारित है, कनाडा से लिया गया था, लेकिन इसे भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया था। संघीय व्यवस्था, आप कहेंगे सर संघीय व्यवस्था, जिसे हम फेडरल सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे जी? इसको हम फेडरल सिस्टम कहेंगे? नहीं, इसे हम बोलेंगे फेडरल सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? फेडरल सिस्टम। ठीक है जी, फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। ठीक है, हालांकि इसको हमने यूनियन व्यवस्था लिखा था, ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज समझें कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 में भी कुछ ना कुछ किसी देश से लिया हुआ था। जैसे कि अगर मैं बात करूं, संघीय व्यवस्था कहां से ली गई थी? हमने कनाडा से ली थी। कहां से? कनाडा से ली थी। आप कहेंगे सर आपातकाल की जो शक्तियां हैं हमने जर्मनी से ली थी, तो वो भी तो इसी में शामिल हैं, वो भी तो यहां पर शामिल की गई हैं कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है, आपातकाल लगाने की शक्तियां भी हमने यहां से ली हैं। क्या ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे? चलिए, फेडरल सिस्टम भी हमने यहां से ले लिया। चलिए आगे बात कर लें। अब आगे बात करते हैं सर, अब यहां पर राज्यपाल का पद हमने लिया है। किसका पद? अब आप कहोगे राज्यपाल का पद तो हमने कनाडा से लिया है। बिल्कुल आपने लिया होगा, लेकिन राज्यपाल का जो पद है ना, पद, ये कहां से लिया गया है? पोस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर। आप कहेंगे सर पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है जी, पोस्ट ऑफ गवर्नर। लेकिन अगर मैं बात करूं राज्यपाल की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ली है? आप क्या बताइएगा कि सर ये व्यवस्था हमने कहां से ली है? तो आप कहेंगे सर ये जो पद है ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन नियुक्त करने की व्यवस्था कनाडा से। राज्यपाल को केंद्र सरकार की सिफारिश पर नियुक्ति कनाडा से हमने लिया है। ठीक है, न्यायपालिका का ढांचा हमने लिया है। क्या लिया है जी? हमने न्यायपालिका का ढांचा। आप कहेंगे सर न्यायपालिका का ढांचा। ठीक है, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर, आप बताएंगे सर स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, जुडिशरी। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। इन सारे पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा, ये सारी चीजें हम लोग बात कर लेंगे तो किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब जैसे कि भारत में जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आता है भारत में? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है। फिर भैया हर राज्य में अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट आता है। ठीक है, उसके बाद भैया क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भैया आ जाते हैं, जिनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी। आप कहेंगे सर एक होते हैं दीवानी न्यायालय होते हैं,
और भैया एक होते हैं फौजदारी न्यायालय। कौन से होते हैं? फौजदारी न्यायालय। कौन से? फौजदारी न्यायालय होते हैं। ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। अब ये हमने पढ़ लिया कि सर न्यायपालिका का जो ढांचा है ये हमने कहाँ से लिया है। इस जुडिशियरी स्ट्रक्चर कह लें या स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी, ये हमने कहाँ से लिया है? तो आप कहेंगे सर ये हमने कहाँ से लिया, आप मुझे बताइएगा। न्यायपालिका का ढांचा। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से न्यायपालिका का ढांचा, ये व्यवस्था किस देश से ली गई है, किस व्यवस्था से ली गई है? आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लोग इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने सारी चीजें पढ़ ली, मुझे बताइएगा सारी चीजें पढ़ ली। आप कहेंगे आपातकाल लगाने की शक्तियां। आप कहेंगे सर आपातकाल लगाने की शक्तियां। आपातकाल लगाने की शक्तियां हमने कहां से ली हैं? लगाने की शक्तियां ये हमने कहां से ली हैं? तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है जी, इसको आप लोग लिखिएगा कि सर ये हमने कहां से ली है। आप कहेंगे सर पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। आप कहेंगे भैया पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। चलिए यहां तक हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से इसको आप लोग नोट डाउन करिए। इसमें इतना ही पढ़ेंगे, हालांकि 250 हैं तो 250 तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना ही इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। ये नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि सर संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 से। कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपसे पूछा जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से शामिल हुई है? आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपसे पूछा जाएगा संघीय व्यवस्था ये कहां से लिया गया है? हालांकि संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया था, लेकिन कनाडा से पहले इसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, जल्दी से बताइए, इतना लिखा। अब आया समझ में कि न्यायपालिका का ढांचा कहां से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। पूछेगा कि सर न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका से। आप कहेंगे सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, एकल न्यायिक पालिका की व्यवस्था कहां से ली? आप कहेंगे ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। हालांकि मैं ये सारा जो मैटर है ना, ये पूरा जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे, जुडिशियरी पढ़ेंगे, वहां पर एक्सप्लेन करेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में आते हैं, जिसमें दीवानी न्यायालय क्या होता है, फौजदारी न्यायालय क्या होता है। अगर मैं अभी समझाने लग गया तो यकीन मानना 2 क्लास तो इन पे निकल जाएंगी। ठीक है, 2 क्लास इस पे, 2 क्लास इस पे और 2 क्लास इस पे, यानी कि 6 क्लास का मैटर है ये। तो मैं अभी नहीं समझाऊंगा इसको, न्यायपालिका में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कभी कभी पूछता है कि भारत में न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? तो भैया भारतीय न्यायपालिका का ढांचा है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार, यानी कि ट्राइएंगुलर है। आप कहेंगे सर कैसा होगा? आप बताइएगा सर ट्राइएंगुलर है। ठीक है जी, ट्राइएंगुलर है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा कि सर ट्राइएंगुलर हो जाएगा। चलिए, नहीं कंट्री का नाम आगे लिखेंगे ना, अभी मैं बताऊंगा ना कौन सी व्यवस्था कहां से ली गई है। जैसे ये हमने पढ़ लिया, ये तो हो गया मिक्सअप कि भैया कुछ ना कुछ इसमें किसी ना किसी देश से लिया गया था, लेकिन हमने यहां से शामिल किया है। अब बात आती है जैसे कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया? आप कहेंगे सर ब्रिटिश संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, इसको ब्रिटिश लिखना, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? ब्रिटिश संविधान से फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में हमने क्या लिया है? फ्रॉम, आप कहेंगे सर फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर हमने कहां से? फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन।
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं। तो आप लोग मुझे क्या बताइएगा, सर कल अनुसूची की क्लास बीच में बंद कर दी गई थी, जो ऑफलाइन पढ़ाया वो समझ नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? पूरी क्लास चली है अनुसूची की पूरी। भैया क्या क्लास बंद हुई थी बीच में? बताएं जरा। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, कलेक्टर बोलते हैं डीएम को, मैजिस्ट्रेट बोलते हैं जज को। ठीक है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या होगा? कलेक्टर का मतलब जब वो किसके रूप में, कलेक्टर के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा? कलेक्टर के रूप में काम करेगा। और डीएम का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट, जब वो मैजिस्ट्रेट के रूप में काम करेगा, डीएम के रूप में काम करेगा। दोनों एक ही चीज हो गई आपके अनुसार, है ना? मेरे अनुसार भी दोनों एक चीज हो गई, कलेक्टर भी और डीएम भी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अब कलेक्टर बोलते हैं हिंदी में, मैजिस्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मतलब दोनों का एक ही है। पूरी चली थी भैया, क्लास पूरी चली थी। हाँ जी, मतलब तो एक ही है। डीसी, हालांकि डीसी को हम कमिश्नर से भी जोड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से भी हम जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग मायने रखते हैं, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं। कमिश्नर की व्यवस्था अलग हो जाती है, मजिस्ट्रेट की व्यवस्था अलग हो जाती है। चलिए, अब यहां पर जैसे कि सर ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या व्यवस्थाएं शामिल की गई? आप कहेंगे सर जैसे कि एकल नागरिकता, कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? कि सर यहां से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ली गई है। क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। आप कहेंगे सर सिंगल सिटीजनशिप, लिख लीजिएगा सिंगल सिटीजनशिप। कि सर सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप अमेरिका चले गए, आप हिसार के रहने वाले, यमुनानगर के रहने वाले, सिरसा के रहने वाले, कहीं के भी रहने वाले हैं, आप अमेरिका गए, आप क्या कहोगे? आप सिरसा से आए हो? आप हरियाणा से आए हो? नहीं, आप कहोगे जी मैं इंडिया से आया हूं। कहां से आए हो आप? इंडिया से। आपकी नेशनल आइडेंटिटी क्या हो गई? इंडियन हो गई। आपके पास एक आधार कार्ड होगा, वो आधार कार्ड आपकी नेशनल आईडी है। क्या है जी? वो नेशनल आईडी है। चलिए चलिए, हमने ये सारी चीजें ही बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि सर आप जब किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो क्या वहां पर आप अपनी आईडी ये बताएंगे कि मैं हरियाणा से आया हूं या हिसार से आया हूं? नहीं, आप कहोगे जी मैं इंडिया से आया हूं। तो आपके पास आधार कार्ड केवल केवल हिसार का होगा। आप जहां के स्थायी निवासी हैं आपके पास वहीं का आधार कार्ड होगा। ऐसा नहीं कि आपने हिसार का आधार कार्ड भी ले लिया और इंडिया का आधार कार्ड भी ले लिया ना, आपके पास केवल एक ही आइडेंटिटी कार्ड होगा, आधार कार्ड, है ना? हालांकि उसी से आपका पासपोर्ट बनेगा, उसी से आपकी सारी चीजें बनेंगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की, अगर मैं बात करता हूं अमेरिका की, तो अमेरिका में आप जहां के रहने वाले हैं अमेरिका की भी चाहिए। अगर आप न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं तो आपको यहां की भी नागरिकता चाहिए, इसकी भी इसकी भी। तो अमेरिका में कैसी चलती है? दोहरी नागरिकता चलती है। कैसी? दोहरी नागरिकता चलती है अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में कैसी दोहरी नागरिकता चलती है? भारत में कैसी चलती है? एकल नागरिकता। और भारत की जो एकल नागरिकता है वो कहां से प्रेरित है, कहां से इंस्पायर्ड है? आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। चलिए, विधि का शासन हमने कहां से लिया है? विधि का शासन, आप कहेंगे सर विधि का शासन, यानी कि विधि का शासन। आप मुझे बताएंगे रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कि भैया जो भी चीजें की जाएंगी वो कानून के अनुसार की जाएंगी। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, कि जो भी कार्यवाहियां होंगी, जितनी भी चीजें होंगी वो कानूनी रूप से की जाएंगी, उसी को रूल ऑफ लॉ कहा गया। कानून सबके लिए समान होगा, सभी को कानून की नजरों में बराबर माना जाएगा। अनुच्छेद 14,
ठीक है, सभी जानते होंगे। हाँ जी, चलिए बात आ गई कि सर ये भी हमने पढ़ ही लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि सर ये बताइए संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? संसदीय व्यवस्था, कि भैया संसदीय व्यवस्था ये हमने कहाँ से ली है? संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलिए आप कहेंगे सर पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था, इसका मतलब है कि भैया एक तो लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। ठीक है, संसद का मतलब क्या है कि देश में संसद है जिसमें एक राष्ट्रपति है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा है, तो संसदीय व्यवस्था हो गई। अब आप कहेंगे सर द्विसदनीय व्यवस्था, कौन सी? द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। अब द्विसदनीय व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी कि सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि सर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था? जैसे कि द्विसदनीय व्यवस्था को बाई कैमरल सिस्टम बोलते हैं भैया, वाई कैमरल सिस्टम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे जी? वाई कैमरल सिस्टम। आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं बाई कैमरल सिस्टम बोलेंगे। पार्लियामेंट्री तो संसदीय हुआ ना, कैमरल सिस्टम। इसका मतलब है कि भैया जैसे संसद है, संसद में भी 2 सदन है, और भैया विधान मंडल में भी 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें 2 सदन होंगे। जैसे क्या हो जाएगा इसमें? आप कहेंगे 2 सदन होगा। जैसे कि संसद में भी क्या होगा? 2 सदन हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद हो जाएंगे। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट भैया हम आगे चलते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था भी हो गई। एकल न्यायिक प्रणाली, अभी मैं बात कर रहा था एकल न्यायिक प्रणाली की। आप कहेंगे सर एकल न्यायिक प्रणाली। आप कहेंगे सर एकल न्यायिक प्रणाली। चलिए एकल न्यायिक प्रणाली। अब यहां पर आप कहेंगे सर सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, सिंगल जुडिशियरी सिस्टम। इसका मतलब क्या है बताएं जरा? आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में भी केवल एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट में भी केवल एक ही मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, कि भैया सुप्रीम कोर्ट में भी एक न्यायाधीश, हाई कोर्ट में भी एक मुख्य की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य चीफ जस्टिस की। याद कैसे करें? लिख कर याद करो, इन्हें लिख कर याद करो। इनमें क्वेश्चन कैसे आएगा? अरे भैया मोहित मैंने अभी बताया ना कि अगर पूछ ले कि भैया भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, आप कहेंगे ब्रिटेन से। कि भैया भारत में संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में विधि का शासन कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री का मतलब है देश में एक संसद होगी। वाई कैमरल का मतलब है कि वो संसद द्विसदनीय होगी, उसमें 2 सदन होंगे, 2 हाउसेज होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही राज्य में भी द्विसदनीय व्यवस्था होगी, जिसमें एक होगी विधानसभा, एक विधान परिषद। लेकिन राज्यों में वाई कैमरल सिस्टम को कंपलसरी नहीं किया है, वो राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य अपनी मर्जी से विधान परिषद का गठन कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हाउ मेनी स्टेट? आप कहेंगे 6। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब आया समझ में कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां तक हमने पढ़ लिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, आप कहेंगे सर विधि निर्माण की प्रक्रिया। देखिए वैसे ही मैं इनमें बहुत कम कराता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको इतना करा दूं आपको याद ना हो, मैं सेलेक्टेड और धीरे धीरे सारी चीजें कराता हुआ चलता हूं। ठीक है, आप कहेंगे विधि निर्माण की प्रक्रिया।
की प्रक्रिया। ठीक है, मैं खुद ही जानबूझकर आपको 1 घंटा ना करके मुश्किल से 50 मिनट की क्लास देता हूं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें याद हो पाए, बहुत ज्यादा लोड भी आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है, आप कहेंगे सर लॉ मेकिंग प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस। चलिए, लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात यहां पर हो गई। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सर जो मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी। यानी कि अनुच्छेद 75 क्लोज 3 कहता है कि लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा। ठीक है जी, जो मंत्रिमंडल है यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सर मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। आप कहेंगे सर मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से रूप से लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। आप कहेंगे सर उत्तरदायी होना। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया है ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख ली कि सर मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। ये हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बताइए, आप कहेंगे सर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसको। आप कहेंगे सर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द कैबिनेट या ऑफ द कैबिनेट। आप कहेंगे सर ऑफ द कैबिनेट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा, ऑफ द कैबिनेट टू द लोकसभा। चलिए, यहां तक हमने पढ़ लिया कि सर और क्या लिया है हमने। यहां से हमने लिया है, आप मुझे बताएंगे सर, ये हमने पढ़ लिया। आप कहेंगे सर विधायी प्रक्रिया कहां से ली है, विधायी प्रक्रिया हमने कहां से ली है, विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेचर या जिसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं कि सर क्या कहते हैं, कोई भी कानून बनेगा तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसकी भी एक विधायी प्रक्रिया होगी, लेजिस्लेटिव। आप कहेंगे सर लेजिस्लेटिव प्रोसेस। चलिए, ये सारी चीजें लिख लीजिए। और भी हमने क्या क्या लिया है यहां से। ठीक है, ये व्यवस्थाएं तो हो ही गई, और हमने क्या क्या लिया यहां से मैं लिख देता हूं कि सर यहां से हमने और क्या क्या लिया है। तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से हमने ये लिया अग्रताही विजेता। आप कहेंगे सर अग्रताही विजेता, जो सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे जिसको वही जीतेगा, अग्रताही विजेता यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। आप कहेंगे सर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। चलिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रताही विजेता। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। औपचारिक, ये भैया आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, औपचारिक प्रधानता। ठीक है, इनको आप लिखें औपचारिक प्रधानता। इसको हम लिखेंगे कि सर इसको आप लिख सकते हैं कि भैया औपचारिक प्रधानता, फॉर्मल सुप्रीमेसी। आप कहेंगे सर फॉर्मल सुप्रीमेसी क्या हो जाएगा, फॉर्मल सुप्रीमेसी। ठीक है जी, सुप्रीमेसी ऑफ
प्रेसिडेंट, कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो दिखावटी है, इसके पास वास्तव में कोई पावर है ही नहीं, इसके पास कोई पावर है ही नहीं। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं। क्या ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे? अब हम बात करेंगे आयरलैंड से हमने क्या लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, जाट जी कह रहे हैं प्लीज पॉइंट को एक साथ के साथ क्लियर करवा दो सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आता है। देखिए, समझने के लिए आपको बस ये समझना है कि इनमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये क्या चीज होती है, क्या होता है, इनकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रोविजन है, किस देश के संविधान से लिया है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस है कि कानून कैसे बनाया जाएगा, कि लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति उसको जो है अपने साइन करेगा, फिर वो पास हो जाएगा। अब एक कह रहे हैं कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल। चलिए, पहले आपके डाउट क्लियर कर देता हूं, ये इसको ऑन कर लो। चलिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। चलिए, पहले इतना ही लिखवाता हूं, आज मैं डाउट क्लियर करता हूं अब आपके, है ना। डाउट में जैसे एक ने पूछा सर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे भारत सरकार है, अब सत्ता में है, ठीक है, कोई मंत्री यदि बयान देता है तो वो बयान उस मंत्री का नहीं माना जाएगा, वो बयान किसका होगा, वो बयान पूरी सरकार का माना जाएगा। जैसे कि कांग्रेस के नेता ने एक वो राफेल का वो टॉयज एयरक्राफ्ट यानी कि एक प्लेन का टॉयज लिया, उसमें नींबू और मिर्च लटका दी, तो वो कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि ये उनका बयान था, हालांकि कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है इसकी। अगर हाँ बीजेपी का कोई मंत्री ऐसा करता तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती। क्यों? क्योंकि सत्ता में है सरकार, यानी कि मंत्रिमंडल जो कि सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, वो अगर कोई भी बयान देते हैं, कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, तो सरकार ये नहीं कह सकती कि ये उनका व्यक्तिगत बयान था, ठीक है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार ऐसे कह ही नहीं सकती क्योंकि वो सरकार का मंत्री है, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है भारत में, ठीक, समझ गए आप लोग? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, बताइए यहां तक छोड़ूं आगे भी कराऊं, इतना आप पढ़ लोगे, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? बताइए। चलिए, आगे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, फौजदारी को फौजदारी कोर्ट बोलते हैं, दीवानी को दीवानी कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विधान परिषद जो है, विधान परिषद भैया एक ऐसा सदन है जैसे कि राज्यसभा, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, ठीक है जी। चलिए, आगे बात करते हैं आयरलैंड की। किसकी बात करते हैं? आयरलैंड की। कि सर आयरलैंड के बारे में बात करते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं, आयरलैंड से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए। जैसे कि आप कहेंगे सर डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आप कहेंगे सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिन्हें हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है जी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें हमने भारतीय संविधान के किस में शामिल किया है? भाग 4 में, 36 से लेकर 51 तक। अच्छा, आयरलैंड ने ये डीपीएसपी कहां से लिए थे? ये लिए थे स्पेन से। कहां से? स्पेन से। चलिए, अब राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था, 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था, मनोनीत
करने की व्यवस्था, करने की व्यवस्था। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं व्यवस्था, यहाँ पर हमने लिख लिया है, आप मुझे बताइएगा सर व्यवस्था। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे सर। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय 12 मेंबर्स nominated by president in राज्य सभा। प्रोविजन और लिखना, व्यवस्था को इसको लिखना भैया प्रोविजन ऑफ 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। अब जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये 12 सदस्य कहां से मनोनीत होंगे? आप कहेंगे सर कला से, कला के क्षेत्र से, आर्ट से इनको मनोनीत किया जा सकता है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र से मनोनीत किया जा सकता है, साहित्य मतलब लिटरेचर, आप कहेंगे सर इन्हें कहां से? लिटरेचर के क्षेत्र से भी मनोनीत किया जा सकता है, इन्हें समाज सेवा से भी मनोनीत किया जा सकता है, समाज सेवा में जिसने अच्छा नाम कमाया हो, सोशल सर्विस, आप कहेंगे सर सोशल सर्विस, ठीक है जी। आप कहेंगे सर और क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कला, साहित्य, विज्ञान रह गया, विज्ञान यानी कि साइंस। इनको मंत्री परिषद भैया नाम देती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति केवल उन्हें क्या बनाते हैं? राष्ट्रपति केवल उन्हें भैया नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, कहां पर? राज्यसभा में। ये पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं पद्धति, ये निर्वाचक मंडल, माफी चाहूंगा, निर्वाचक मंडल एवं पद्धति एवं निर्वाचन पद्धति कि सर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्शन, इसको बोलेंगे इलेक्शन सिस्टम एंड, या इलेक्शन मेथड कह सकते हैं, इलेक्शन मेथड कह सकते हैं इसको, इलेक्शन मेथड एंड इलेक्टोरल कॉलेज। कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट चलिए, उम्मीद है आप लोग यहाँ पर समझें, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इससे आगे हम कल बात कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आप बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? बस इसको याद करना है कि गुरुजी अगर बीजेपी का कोई मंत्री बयान देता है कि वो पूरी सरकार का बयान होगा, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई, जैसे सरकार अभी इस समय बीजेपी की है, हरियाणा में भी और केंद्र में भी, यदि कोई मंत्री उनका बयान देता है तो वो बयान उनकी पूरी सरकार का बयान माना जाएगा, तभी तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई वो, ठीक है। चलिए तो कल अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।